हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं जेपी उजाला आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोग जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, विद्याकुल परिवार के साथ जुड़े हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही हो और सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। आई थिंक साउंड वगैरह क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी बता दीजिए दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आवाज क्लियर है दोस्तों? साउंड क्लियर है तो जल्दी बोल दीजिए बाबू। यस बोल दीजिए, साउंड क्लियर है तो। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपको पता है, जब मैं 12th में था, मैं भी तो कभी तो हूंगा, डायरेक्ट तो यहां नहीं पहुंचाऊंगा। जब मैं 12th में था और इंडिया का कोई मैच हो रहा हो तो मैं छोड़ता नहीं था, जरूर देखता था। आज एक शिक्षक बनने के बाद आपको बता दें कि अभी जब आप लोगों को वॉचिंग में देखा तो फिर ये दिमाग में आया कि ओ शिट, आज तो मैच चल रहा होगा इसलिए बच्चे नहीं देख रहे हैं। यानी इससे पहले याद तक नहीं था कि मैच देखना। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैच से इंटरेस्ट खत्म हो गया है मेरा, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट है, अभी भी देखते हैं। आपका क्लास खत्म करके जरूर देखेंगे, लेकिन पिछले 2 घंटे से या 2.5 घंटे से लगातार आपके कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए, आपके जरूरत के क्वेश्चन के लिए एक बार भी कंप्यूटर स्क्रीन से नजर नहीं हटाया। तो जिम्मेदारियां इंसान को डेडिकेटेड बनाती हैं। आपके परिवार की, आपके माता पिता की जो जरूरतें हैं, आपकी जो जरूरतें हैं वो आपको डेडिकेटेड बनाएगी। आप खुद डेडिकेटेड नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी मैच को छोड़कर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपको ये फील होगी कि जब शिक्षक मेहनत कर सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक लेक्चर के लिए, तो आप 1 घंटे देखने का मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन होता है वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। एग्जाम प्लस नॉलेज प्लस रिवीजन, 3 पर्पस होता है और तीनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताते हैं, आज के क्लास में 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे। तो आप जरूर जवाब दीजिए और मन से जवाब दीजिए, खुशी से जवाब दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्तों। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी फ्लेमिंग ने, फैराडे साहब ने, लेंज साहब ने और रूमकॉर्फ साहब ने। किसने घटना की खोज की थी? आशा करते हैं आप लोगों के दिमाग में सुनते ही आंसर आ चुका होगा, और ये काम किया था फैराडे चचा ने। ठीक, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन आसान होगा। कुछ क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन हैं सिर्फ आज, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। उसमें 5 क्वेश्चंस को हटा दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन आप फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा। चलिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, ठीक है, a body charged by positive charge, a coil of electric motor rotates, magnetic field generates by current carrying solenoid, the current generated due to the relative motion between magnet and coil। किसी वस्तु को धनावेश से आवेशित किया जाता है, एक विद्युत मोटर की कुंडली का घूर्णन होता है, धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, और लास्ट, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, क्या होना चाहिए आंसर? आपेक्षिक गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है।
क्या होगा आंसर? यही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाबू डी। दूसरे कलर से मार देते हैं जिससे आप एकदम आसानी से पकड़ लीजिए। चलिए मेरे दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए ये जो टॉपिक, इस पे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम सब अभी बता देंगे। प्लीज बाबू आराम से रहिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा, ये वेबर है, ठीक है। इसी को कभी कभी टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए। साथ में फ्लक्स का फॉर्मूला भी ध्यान में रहना चाहिए। फ्लक्स बराबर पी ए कॉस थीटा, साथ में फ्लक्स बराबर पी डॉट ए, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। एक्चुअल में समझने यहीं से समझना स्टार्ट होता है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड बाय। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त होता है किस लॉ से? फैराडे के नियम से, लेंज के नियम से, मार्कोनी के नियम से, इनमें से कोई नहीं। फिर आप एकदम आसानी से पकड़ लिए होंगे कि परिमाण जो होता है विद्युत वाहक बल का परिमाण, ईएमएफ जो परिमाण जो होता है वो तो फैराडे के ही नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A moving conductor coil produces and induces में, this is in accordance with। चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है इनमें से किसके अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार। बोले तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दिशा की बात होगी तो थोड़ा सा अच्छा, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सही जवाब दीजिएगा। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ध्यान दीजिएगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश किस पर निर्भर करता है? आवेश किस पर निर्भर करता है? इसमें बहुत बच्चा गलती करता है। देखिए विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है अगर पूछता, तब होता द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर विद्युत वाहक बल पूछता यहां तो ये आंसर होता मेरे दोस्त। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है आवेश, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, गलत। द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज हो गया चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन पर नन ऑफ दीज। तो जानते हो बाबू, एकदम ध्यान पूर्वक, ये सब गलती कराने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बाबू सी। आशा करते हैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर आ रहा होगा और आप लोग देख भी पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया बाबू, तो इसका आंसर सी होगा मेरे दोस्त। हम देखे बहुत बच्चे ने ये आंसर भी किया है, लेकिन अभी हम आपको समझाते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ तो इस पे डिपेंड करता है, हम मान ली, ठीक। आई बराबर होता है ईएमएफ बाय आर। इसीलिए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इस बहाने आपको कुछ याद दिला दे। तो यानी हो जाएगा -1/r डी फाई बाई डी टी। ये आई बराबर हो जाएगा। करंट भी इस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आई के जगह पे जब हम डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, आई के जगह पे जब हम डी क्यू बाई, यही नीचे लिखते हैं, आई के जगह पे हम डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, तब हो जाएगा -1/r डी फाई बाई डी टी। डी टी डी टी कैंसल, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा -d फाई बाई आर। तो देखिए बाबू, डी क्यू सिर्फ किस पर निर्भर किया है? डी फाई पर। आर तो कांस्टेंट डी फाई पर, इसीलिए डी फाई मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखिए, ये आपके सामने हम कर दिए सब कुछ। आशा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि क्या बात है। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की विमांग क्या है? द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। असल में डायमेंशनल फॉर्मूला लेना चाहिए, पर चलिए ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए फ्लक्स बराबर होता है VA cos थीटा। क्या cos थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? नहीं होता है बाबू। अब
क्या बी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? अगर बी का किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है तो हम बता देते हैं mt-2 i-1। सर आपको ये सब पता कहां से चलता है? आप ही के यूज, आप जो सीखते हैं ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से। अगर आपको कोई बोल दे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए चुंबकीय क्षेत्र का, क्या दिमाग लगाइएगा? क्या रट के रखिएगा? नहीं, हमेशा जब भी किसी का पूछे उससे जुड़ा हुआ कोई फॉर्मूला याद रखिए। तो आप जानते हैं F बराबर ILB या F बराबर QVB, कोई तो फॉर्मूला है। यहां B ही तो है मैग्नेटिक फील्ड, तो B बराबर क्या होगा? F बाय IL। F का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा भी जानता है, MLT-2। और I के लिए तो A दीजिए या I दीजिए, और L के लिए LL कैंसल, MT-2 A-1। ये चीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना कि कहां से पहुंचे, ये सोचिएगा नहीं, आपको नहीं आएगा। आप कहां पढ़ते हैं, किसके पास पढ़ते हैं? जेपी उजाला से पढ़ते हैं, फलाना उजाला से पढ़ते हैं, ढिमकाना से पढ़ते हैं, डजेंट मैटर। ये हम आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, ये बात जो अभी बोल रहे हैं, इट डजेंट मैटर। जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अपने से सोचिए। अगर इसको भी बनाना चाहेंगे, इससे भी बन जाएगा। B बराबर F बाय QV, F के लिए MLT-2। अच्छा, कोई बच्चा बोला कि सर ये कहां से आ गया F के लिए? तो F बराबर होता है MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। A का होता है LT-2। सर A का LT-2 कहां से आ गया? V बराबर होता है LT-1। सर कहां से? V बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे ना। तो L बाय T LT-1, और एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ये तो बचपन में पढ़े होंगे। तो A बराबर LT-1 बाय T यानी LT-2। अब F बराबर MA, M के लिए M, A के लिए। देखिए सब कुछ निकाल देंगे, मतलब एक बार बैठेंगे ना, पूरे फिजिक्स में जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है ना, सब निकाल देंगे एक बार में, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि हमको पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में फॉर्मूला है, हमको पता है कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। पर ये प्रैक्टिस से आता है, ये फ्री में नहीं आता है। Q के लिए AT और LT-1, V के लिए अभी तुरंत बताए थे, B के लिए T-1 और T कैंसल, L कैंसल, MT-2 A-1, किसी भी डायरेक्शन से। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। A-1 बोलो, I-1, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अब देखिए तो MT-2 I-1 और एरिया का L², तो आंसर आ गया ML2 T-2 I-1, ML2 T-2 I-1। जानबूझ के बता दिया आपको, किसी बहाने कुछ सीख जाइएगा। जो भी बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हों, पहली बार जुड़े हों। ये क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्लोज सर्किट इज 10 ओम, थ्रू दिस सर्किट द टाइम t सेकेंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 2018 में पूछा गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं, हम लिखते नहीं है बगल में, मेरा आदत नहीं है। व्हाट विल बी द सर्किट करेंट इन t इक्वल टू 0.25। क्वेश्चन बैंक में खोजिएगा, जरूर मिल जाए। फ्लक्स का मान दे दिया है, टाइम दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, करंट पूछता है। सबसे पहले निकालेंगे EMF बराबर d∅dt। अब इसमें माइनस वाइनस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो d/60² माइनस 5t + 1/dt, 6 दूनी के 12t माइनस 5 हो गया। अब t का मान पुट कर देंगे, कितना बाबू? 0.25। 0.25 तो 12 गुना 1/4 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2। अगर माइनस लगा देंगे तो EMF बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ -2, ठीक है। माइनस अगर लगा देंगे तब क्या तो हो जाएगा 2, EMF आ गया 2। अब करंट बराबर होता है, I बराबर होता है EMF बाय R। EMF कितना आ चुका है बबुआ? 2। R कितना है? 10।
यानी 0.2। ये भारी क्वेश्चन नहीं हुआ, इससे ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी हम आपको बताते हैं। आप जिस लेवल का क्वेश्चन क्लास में आराम से बना लेते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन परीक्षा या ऑब्जेक्टिव में आपको बनाने में टेंशन होता है। ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी है बाबू। इसीलिए बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट क्या करता है, हमेशा जो परीक्षा का लेवल होता है उससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्लास में साल भर बनवाता है, क्योंकि परीक्षा में अगर वही लेवल क्वेश्चन पूछ देगा तो उससे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चंस आप क्लास में बनाए हुए हैं। The direction of induced EMF such that it opposes the change which is causing the induction this law is। ये वाला बताइए तो, ये वाला आंसर दीजिए तो। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि इसके कारण उत्पन्न धारा उस दिशा में प्रवाहित होगी जिससे उस परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण प्रेरण की घटना होती है। यह नियम है। जल्दी बताइए तो ये हम देखते हैं कौन बता पाता है। ये एकदम रटाए थे हम। फलनवा फलनवा का विरोध करता है, बेटा बाप का विरोध करता है। नम्मा का आंसर दीजिए तो देखते कौन कौन दे पाते हैं। वेरी गुड। आप अभी गौर किए होंगे, आप अगर वॉचिंग पे गौर करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे ही पिछला न्यूमेरिकल बताए कुछ बच्चे घट गए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिहार बोर्ड स्टूडेंट। बिगेस्ट 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 मतलब अजीब नेचर होता है उसको। वो मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिजिक्स में वही क्वेश्चन उसको मिल जाए, उसको लगे यार यार हमसे नहीं हो रहे। ठीक है, वेरी गुड। बहुत बच्चे ने सही जवाब दिया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे रखकर कुंडली के अक्ष के अनुदिश गिराया जाए तो उत्तरी ध्रुव को अगर गिराएंगे बोलो तो यहां जो ध्रुव पैदा होगा ये उत्तरी पैदा होगा कि दक्षिणी पैदा होगा? यहां इस जगह भी एक ध्रुव पैदा होगा, यहां भी और यहां भी। बताओ तो क्या पैदा लेगा? तो आंसर होगा नॉर्थ। सर क्यों? बेटा बाप का विरोध करेगा, नॉर्थ रहेगा तब ना उसको आने देने से रोकेगा। ये भी लेंज का नियम। चलो, द रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लेंज लॉ। लेंज नियम द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है। करेंट एनमेंट धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर में। बी जो भी डायरेक्शन का है, लेकिन आंसर बी होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्राप्त होती है किससे? लेंज के नियम से। देखिए, परिमाण प्राप्त होता है फैराडे के नियम से और दिशा प्राप्त होता है लेंज के नियम से, ईएमएफ का। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर है? ऊर्जा संरक्षण, उष्मा संरक्षण, गति संरक्षण, इनमें से कोई किसके आधार पर है लेंज का नियम? जल्दी बताइए, लेंज का नियम किस पे आधारित है? तो जानते हैं ये ऊर्जा संरक्षण पर। आप लोग का भी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहा है बाबू। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत बढ़िया। 14 नंबर, एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल a तथा फेरों की संख्या n है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। इसमें प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा। क्या होगा बाबू? क्या होगा? प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल क्या होगा? आंसर होगा, याद कीजिए, पढ़ाया हुआ था, ईएमएफ बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मैक्स तो पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए तो ये 90, ये पूरा 1, आंसर होगा NBA ओमेगा। इसी को तो अगले चैप्टर में हम लोग बोलते हैं ई नॉट। आइए, यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, फंस जाएगा बच्चा, फंस जाएगा बच्चा। When the rate of change of current is unity, the induced EMF is equal to total flux linked with the coil, coefficient of self induction, number of turns in the coil, thickness of the coil, कुंडली के साथ बद्ध संपूर्ण फ्लक्स के, स्वप्रेरण गुणांक के,
कुंडली में फेरों की संख्या की कुंडली। अब आप ये रट के कैसे जाइएगा? आपको लगता है नहीं तो सर क्या रटते हैं? टॉपिक को समझिए। एक चैप्टर में टॉपिक 10 होता है, क्वेश्चन 10,000 होता है। अगर आपको रटना है तो टॉपिक रटिए, क्वेश्चन रटिएगा तो 10,000 रटना पड़ेगा, टॉपिक रटिएगा 10। हम भी जब बचपन में बहुत बचपन की बात है, तो हम लोग भी परीक्षा की तैयारी के लिए सोचते थे कि जितना ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, अगर सब ऑब्जेक्टिव हम पहले से देख लेंगे तो फिर तो सबका याद कर लेंगे ऑप्शन, तो फिर लिख ही देंगे। ऐसा बचपन में सोचते थे। फिर रट रहे पगला जैसा। हाँ, जब बड़े हुए तो समझ में आया, अरे यार टॉपिक अगर समझ लेंगे, अब आपको क्या कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके लिए अगर टॉपिक याद होगा ना, ईएमएफ बराबर होता है माइनस LDI/dt। ये चीज याद होना चाहिए, ये चीज याद होना चाहिए। तो अब कहता है कि DI/dt का मान कितना है बबुआ? 1। तो पुट कर देंगे, तो EMF बराबर L इंटू 1, तो EMF बराबर L। तो EMF का मान किसके बराबर हो गया? 100 प्रेरण गुणांक के। यहां सब भी माइनस का मान सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए और कुछ नहीं है बाबू। माइनस को उतना सोच के मत चलिए, बस वो विरोधी है, बस ये बताता है। आंसर होगा ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप आइए, जब भी किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तभी कुंडली में प्रेरित विद्युत भार उत्पन्न होता है। कुंडली के इस गुण का कारण है, whenever current is changed in a coil, there is produced and induced EMF in the same coil. उसी में, जिस कॉइल में धारा परिवर्तित हुआ उसी में EMF इंड्यूस्ड हुआ। इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं, नन ऑफ दीज। खुद से खुद में हुआ है तो उसको क्या कहेंगे बाबू? सेल्फ इंडक्शन। और दूसरे में हुआ है तो म्यूचुअल इंडक्शन। जब स्वप्रेरकत्व L के प्रेरकत्व में I धारा प्रवाहित हो रही है तो ऊर्जा संचित होती है। इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, जब स्वप्रेरकत्व L के प्रेरकत्व में I धारा प्रवाहित, तो एनर्जी स्टोरेज हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेरकत्व में। एनर्जी कितना होता है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इंडक्टर में एनर्जी बताए होंगे, बताए हैं बाबू? 17 नंबर का आंसर फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आंसर होगा सी, हाफ LI²। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती, इसके लंबाई के समानुपाती, परिच्छेद क्षेत्रफल के समानुपाती। देखिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आप निकालना जानते हैं सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N है, L है, L है। क्लियर है बाबू? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अत्यधिक जबरदस्त क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, नहीं, 99% आदमी इसको गलत बना के आता है। ये N है, ये L है और ये DSR है, तो एरिया हो गया कितना? πr²। तो फ्लक्स बराबर होता है NPA cos थीटा, एक लूप का भी, एक cos थीटा, N लूप का। तो फाई बराबर हो जाएगा NL, लूप की संख्या हो गई NL, P μ0 NI, एरिया πr²। तो फ्लक्स बराबर हो गया N²। आपको हम फॉर्मूला लिखेंगे तब भी गलती करा के दिखाएंगे। μ0 πr² L इंटू I, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस।
और तब भी आपको ऐसा ऐसा झटकेदार क्वेश्चन बताने वाले हैं ना। फाई बराबर आ गया एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल। अब बोलिए बाबू, फाई बराबर इंटू आई, तो फाई नहीं चाहिए हमको तो एल चाहिए, इसी को बोला गया एल। इतना को ही बोला जाता है कैपिटल एल। अब बोलिए, ये तो एरिया के भी समानुपाती है और लेंथ के भी समानुपाती है, बोलिए हाँ या ना। तब तो आप आंसर ये दोनों दीजिएगा। आई तो नहीं रहा, इसी को एल बोला जाता है, इसी को। तो बोलिए एरिया के भी समानुपाती है और एल के भी समानुपाती है, तब तो आपको ये दोनों आंसर देना चाहिए, लेकिन आंसर कोई एक ही होगा। अब क्या कीजिएगा, आप फंस जाइएगा। हम बताते हैं आपको यहां क्या करना पड़ेगा। एन बराबर लिखना पड़ेगा एन बाय एल, और जब यहां पुट कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो चीज का फुल लेंथ एल है या स्मॉल एल ही रहने दें, चलिए। जब यहां पुट कीजिएगा ना मेरे दोस्त, जब यहां पुट कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एक एल कटेगा तो एल बराबर होगा एन स्क्वायर एल म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर। अब बोलिए एल के समानुपाती हुआ कि व्युत्क्रमानुपाती हुआ? सोचिए, क्या बच्चा इतना दिमाग लगाएगा? कौन बच्चा होगा जो काम चलाओ पढ़ रहा होगा बड़ी मुश्किल से, किसी तरह किताब कॉपी गलती से खोलता होगा जीवन में, और वो इतना दिमाग लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। आप लगा सकते हैं। देखिए, तो समानुपाती नहीं, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो आंसर होगा क्षेत्रफल के समानुपाती। गजब वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सब आप जानते हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन बनेगा नहीं, गलती हो जाएगा। 19, कोई प्रेरण ऊर्जा संचित कर सकता है, कोई प्रेरक ऊर्जा संचित कर सकता है। प्रेरक किस चीज में ऊर्जा संचित करता है? इसके चुंबकीय क्षेत्र में। प्रेरक किस चीज में ऊर्जा संचित करता है? उसके चुंबकीय क्षेत्र में। उस कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी में उसका ऊर्जा संचित रहता है। एक सरल रेखीय चालक का स्व प्रेरकत्व कितना होगा? आंसर होगा 0। उसमें लूप बन ही नहीं रहा है, कभी नहीं स्व प्रेरकत्व होगा, आंसर होगा 0। प्रेरकत्व का मात्रक तुल्य है। ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन खतरनाक है। बन नहीं चाहे, बच्चे से नहीं बनता है। कहता है कि प्रेरकत्व का मात्रक तुल्य है किसके? आहा, जान निकल जाएगा। जानते हैं प्रेरकत्व जो है, प्रेरकत्व जो है मेरे दोस्त, प्रेरकत्व जो है मेरे दोस्त, वो रजिस्टेंस इनटू टाइम के बराबर होता है। LR, रजिस्टेंस इनटू टाइम। अब देखिए, अब जानते हैं V बराबर IR, तो R बराबर V बाय आई। V बाय आई को आप क्या बोलिएगा? वोल्ट पर एम्पियर बोलो हाँ या ना? वोल्ट पर एम्पियर। और टाइम के लिए सेकंड, क्योंकि L बराबर हुआ रजिस्टेंस इनटू टाइम। रजिस्टेंस के लिए आ गया वोल्ट पर एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। गजब गजब क्वेश्चन है ये सब। बोले कुछ कुछ क्वेश्चन तो अच्छा हम देते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। और L जो रजिस्टेंस इनटू टाइम, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कई तरीके से। L बराबर बात समझ में आई? क्योंकि आप जानते हैं EMF बराबर होता है LdI/dt। तो देखिए बाबू, L बराबर क्या होगा? EMF इंटू dt/I, और EMF/I बराबर R। EMF बराबर IR, तो EMF/I बराबर क्या होगा? R। आप बोलिएगा सर आपको ये सब कहां से सूझता है? प्रैक्टिस मेक्स सबको इको परफेक्ट, यू को मी को, सबको परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर किससे प्रैक्टिस करें? हमने कई बार आप लोगों को बताया है,
आपका रिवीजन करने का तरीका बहुत गड़बड़ होता है। नॉर्मली बच्चे सबका, जो मीडियोकर एवरेज बच्चे का रिवीजन करने का तरीका एकदम रद्दी होता है। वो कॉपी उल्टाता है, सोचता है रिवीजन, कुछ नहीं याद रहता है, 2 दिन के बाद सब भूल जाता है। ठीक है, आइए बाबू बताएंगे कभी रिवीजन करने का भी तरीका। वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। तो आइए, यही हुआ आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शुद्ध प्रेरकत्व से क्षय हुई औसत शक्ति कितनी होती है? शून्य। प्रेरकत्व में कभी कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, सिर्फ प्रेरकत्व, रेजिस्टेंस नहीं। शक्ति क्षय होने वाला एक ही व्यवस्था है, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। तो शुद्ध बोला है तो फिर आंसर 0 हो जाए। स्वप्रेरकत्व 10 मेगा मिली हेनरी के प्रेरण में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है, इजी है। एनर्जी बराबर अभी तुरंत पढ़े थे, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर एनर्जी बराबर। तो हाफ लिखेंगे, L के जगह पे 10 मिली हेनरी और I के जगह पे 2 दूनी के 4 कटा देंगे, 20 मिली जूल। मजाक है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी कुंडली के अंदर लोहे की कोर प्रविष्ट करने पर स्वप्रेरक गुणांक में क्या होता है? कुंडली में डाल दिए लोहा, कुंडली में डाल दिए लोहा, कुंडली में डाल दिए लोहा, तो इसका स्वप्रेरणा गुणांक क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि म्यू का मान बढ़ जाएगा, म्यू नॉट का मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो स्वप्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है n स्क्वायर के। अभी तुरंत निकाले थे, L बराबर n स्क्वायर बाय L म्यू नॉट बाय R स्क्वायर, याद है इस तरह से। तो n स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती, n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व L प्राप्त होता है। देखिए, ये फॉर्मूला हम कई बार आज यूज कर चुके हैं। 10 फॉर्मूला रहता है, लेकिन वो 10 फॉर्मूला आप कॉपी देखिएगा ना, आपको याद नहीं होगा। कॉपी नहीं देखिए, जैसे आज आप ये वाला देखे, 2-3 दिन रुक जाइए, 2-3 दिन बाद अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए कि क्या क्या आपको फॉर्मूला अपने मन से याद आता है। देखिए, दिमाग तेज ना हो गया तो बोल दीजिएगा, EMF बराबर -LdI/dt, यही फॉर्मूला है। L प्राप्त हो, EMF प्राप्त हो, जो भी हो, EMF बराबर -LdI। स्वप्रेरकत्व की भी मां, अब देखिए L की भी मां आ गई। अब L की भी मां निकालिए, कई तरीका है निकालने का। अभी तुरंत बोले थे कि L जो होता है वो R/T के बराबर होता है। एक फॉर्मूला, एक तरीका ये हो गया। और रेजिस्टेंस का जानते हो तो लगा लो। एक और बताएं इससे भी आसान, देखिए एनर्जी बराबर होता है हाफ LI स्क्वायर। एक तो इसका यूज कर लीजिए अगर रेजिस्टेंस का आता है तो, देखते जाइएगा, दन दनादन कई चीज बता देंगे। अब दूसरा, एनर्जी का जानता हो, एनर्जी बहुत आसान है, mL2 T-2। हमको चाहिए किसका? L का। इसका तो कुछ होता ही नहीं, इसको नीचे कर दीजिए, A स्क्वायर mL2 T-2 A-2, खत्म। mL2 T-2 ये क्या मजा आता है, लेकिन कब आपको भी आएगा जब आप अकेले में मेरे बिना काम कीजिएगा। आइए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। कहता है 0.25 मीटर लंबाई, इतना मीटर त्रिज्या तथा इतना फेरे वाले वायु क्रोड़ प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक। अभी देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है मेरे दोस्त, ये किस फॉर्मूला पे आया? आपके सामने अभी मैंने वो फॉर्मूला निकाला है। ये L बराबर n स्क्वायर बाय L म्यू नॉट पाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला n स्क्वायर L। देखिए, आइए याद रखिएगा, हमको थोड़ा बहुत तो याद होगा।
एल बराबर एन स्क्वायर बाय एल म्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इसी पे ये क्वेश्चन है। अब दिखाते हैं आपको यहां किस चीज का मान दिया हुआ है। ये है एल का मान, तो एल बराबर आ गया 0.25। ये है त्रिज्या का मान, आर बराबर आ गया 0.04, और ये है कैपिटल एन का मान। तीन ही चीज तो अब म्यू नॉट का मान जानते हैं, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब इस सब चीज को पुट कर दीजिए, एन के जगह पे 1000 का स्क्वायर बोल दीजिए, एल के जगह पे 0.25 बोल दीजिए, म्यू नॉट के जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बोल दीजिए, पाई रख दीजिए, आर स्क्वायर के जगह पे 0.04 का होल स्क्वायर। तो कहाँ भारी हुआ? अब मर जाएगा 12th का बच्चा ये कैलकुलेशन करने में, क्या हो जाएगा, क्या ऐसा चीज हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 2.56 इंटू। अब ये आप कैलकुलेशन करेंगे, पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर हो जाता है। खटाखट कीजिए, बन जाए 4 चौके 16 चौके, ये भी 0.25 जब ऊपर आएगा ना तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा। अब पावर को जैसे ठीक कीजिएगा यही आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक इतना है, यदि कुंडली से इतनी धारा प्रवाहित जाए तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है एल आई। अभी तुरंत बता रहे थे फाई में जो कांस्टेंट के बाद एल आई, तो बस एल दिया हुआ आई दिया हुआ, क्या ये दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं? 5 दूनी के 10 मिली वेबर, 10 गुना 10 पर पावर -3 मिली वेबर हो गया, बन गया। ये दोनों गुना करना है तो 0.01 वेबर। एक सेकेंड का क्वेश्चन है। अन्योन्य प्रेरण की विमा, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उसका जो इंडक्टेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक। तो ml2 t-2 i-2, ये नंबर मारिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, याद है प्लेट ले लेते थे, चुंबक को ऐसे ऐसे करते थे या प्लेट को आगे पीछे, इससे भंवर धारा उत्पन्न होती थी। तो धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। अगर धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो क्या उत्पन्न होगा? भंवर धारा, आप जानते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो हमको भी लगता है कि आप अगर एक बार मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन करते होंगे तब आपको ये एहसास जरूर हो जाता होगा कि क्या याद रहता है, क्या याद नहीं रहता है, या कैसे करना चाहिए। जानते हैं एक चीज और भी है, याद नहीं रहने का एक और मुख्य वजह आपको बताएं। याद नहीं रहने का एक मुख्य वजह ये भी है कि अभी के शिक्षक जो भी हैं, चाहे हम हैं, जो भी हैं, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, हेवी कोशिश करते हैं कि बच्चा को आसानी से समझ में आए। इससे क्या होता है, क्योंकि पता है अगर बच्चा नहीं समझेगा तो बच्चा भाग जाएगा। क्योंकि अब देखिए हमारा YouTube कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हजारों लाखों ट्यूटर हैं, फिजिक्स के लाख ट्यूटर होंगे, तो बच्चे के पास लाख्स में ऑप्शन है, ठीक है। तो टीचर डरा हुआ है, टीचर डरा हुआ है कि अरे यार अगर हमसे नहीं समझा तो वो भाग जाएगा। तो टीचर खूब प्रेशर दे रहा है कि और आसान कर देते हैं जिससे कि बच्चा और आसानी से समझ जाए। तो टीचर अपने एक्सपीरियंस से आसान तो कर देता है, लेकिन बच्चा के साथ क्या होता है, बच्चा आसानी से जो लेता है, बच्चा को लगता है ये तो बहुत आसान है, तो हम तो समझ गए, लेकिन बच्चा उतने अच्छे से समझा नहीं। लेकिन जब हमारे समय में टीचर एक बार बोल देता था, उसको समझने के लिए बच्चा को सोचना पड़ता था, उस पर समय देना पड़ता था, उसको कॉपी खोल के बैठना पड़ता था, लगता था कि और थोड़ा समझें। इसकी वजह से क्या होता था, चीजें याद होती है। बुरा लगेगा
माफ कर दीजिएगा, कमेंट में 2-4 मेरे बारे में बात बोल दीजिएगा, लेकिन हम ये सब बातें बोलते क्यों हैं? आपका एग्जाम, आपकी जिंदगी, और हमको पता है मेरा वीडियो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसमें टॉपर बनने का गुण जरूर है, नहीं तो हमारे साथ वो बच्चे टिकते ही नहीं हैं जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो। आप टिके हुए जरूर कुछ ना कुछ खासियत होगी, इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप कर सकते हैं। उसके बाद आप गलती से भी मेरा एक बार नाम लेते हैं तो मेरा जिंदगी सफल हो जाता है, उसमें भी बहुत कम चांस है कि आप मेरा नाम लीजिएगा। हम 100% श्योर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। ठीक है, भंवर धारा को कम किया जा सकता है तो धातु प्लेट को कटिंग करके, लेमिनेट करके, बात समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आप लोग के सामने क्वेश्चन था, तब तक आप ट्राई कर सकते थे। उसके बाद प्रेरित विद्युत दाहक बल का मान कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के डैश के समानुपाती। ये बहुत बार हो चुका है, इसमें दोनों हो जाएगा। देखिए, चेंज के भी समानुपाती होता है। ये देखिए सिखाए थे अभी पहला क्वेश्चन में, नहीं पहला नहीं, जिसमें ये चार्ज निकाले थे, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। वो डी फाई बाई डी टी के भी प्रोपोर्शनल है और डी फाई के भी प्रोपोर्शनल है, तो ए और बी दोनों बोलेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के चेंज के भी समानुपाती है और रेट ऑफ चेंज के भी समानुपाती है। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है, कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो एकदम आसान वाला क्वेश्चन हो गया बाबू। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। किस केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा? अच्छा, एक कॉइल को रोके हैं, चुंबक ऐसे ऐसे करेंगे तब भी उत्पन्न होगा। चुंबक को रोकेंगे, कॉइल को ऐसे ऐसे करेंगे तब भी उत्पन्न होगा। चुंबक और कॉइल दोनों को करेंगे तब भी उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो बोलो तो बाबू, ऐसे करेंगे तो उत्पन्न होगा, बोलो तो बाबू। नहीं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हर समय मेंटेन है। तो दो धारावाहिक आपेक्षिक विराम में हो तो उत्पन्न नहीं होगा, बाकी सब में उत्पन्न होगा। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी, जबकि मोटर, गुस्सा भी आता है बाबू मेरे बातों से, थोड़ा बहुत ज्यादा। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी, जबकि मोटर जब सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा, इंटरमीडिएट स्पीड पिकअप मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम चाल जब प्राप्त करेगा, तब सबसे ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, धारा भी उत्पन्न होगा। डीसी मोटर में विपरीत विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा, जबकि विपरीत कब होगा? बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्शन कब होता है? याद कीजिए, हम सिखाए थे, पंखा को अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको एक चिंगारी उत्पन्न होता है। तो जिस समय स्विच ऑन करते हैं उसी समय न होता है, बहुत देर बाद तो नहीं होता। तो मोटर है जस्ट स्टार्टेड मूविंग, जैसे स्टार्ट होगा उसी समय सबसे। इसीलिए आपको पता है, आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, कभी जनरेटर घुमाए हैं? जब शुरुआत में घुमाते होंगे, दिल से बोलिए अगर जीवन में एक बार भी घुमाए हैं, शुरुआत में बहुत ताकत लगता है, लेकिन एक बार हो गया, सच बोलना मेरे दोस्त, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा विरोध कर रहा होता है उसके घूमने का। लेंज का नियम, फील करो लेंज का नियम। आज के बाद अगल बगल गांव समाज में शादी होगा, एक बार जनरेटर जरूर जाके चला लीजिएगा। कोई पूछेगा क्यों, बोलिएगा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने आए। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, अरे बाप ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक। तो आपको तो पता है टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं, तो टेस्ला बराबर क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, देखिए बहुत खुशी होती है। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है,
कमेंट में अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी आप थोड़ा तो हमसे कन्विंस्ड हैं, कमेंट में जरूर, कमेंट में, चैट में नहीं, चैट नहीं बाद में पढ़ पाते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा सेशन। हर बच्चा लिखने की कोशिश कीजिएगा, और कितना क्वेश्चन, कम से कम 2 कमेंट हर बच्चा कीजिएगा, कितना क्वेश्चन किए और कितना क्वेश्चन आपसे बना और कैसा लगा सेशन। अच्छा बुरा, बहुत बुरा जो लिखना है। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज लेंज के नियम, ये कई बार हो गया है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डायनेमो भी किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए अब खत्म ही होने वाला है, 11 क्वेश्चन और है। चालक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। एक कुंडली में विद्युत धारा कितने तरीके से उत्पन्न हो जा सकती है? एक तो बैटरी लगा के भी कर सकते हैं, और एक मैग्नेट को भी आगे पीछे करके कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हाँ या ना? तो चुंबक को चलाकर, परंतु बैटरी को जोड़कर नहीं, बैटरी को जोड़ करके, बैटरी को जोड़कर और चुंबक को चलाकर, दोनों द्वारा। बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेक तो हो। एक चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, मोटर में, डायनेमो में एक चालक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। एक्चुअल में समझिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। मोटर में क्या होता है समझिए, मोटर में मोटर घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उससे करंट उत्पन्न होता है। और किस में पूछे, फिर से भूला गया, जनरेटर में, जनरेटर में कॉइल घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, ठीक, और करंट उत्पन्न होता है। और मोटर में भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में करंट से कॉइल घूमता है, ठीक है। करंट के कारण कॉइल घूमता है, और उसका हम लोग किसी दूसरे चीज को घुमाने में उत्पन्न करते हैं। तो दोनों में चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, बोथ मोटर एंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर बोलते हैं। जनरेटर में भी चुंबक रहता है और उसके बीच में कॉइल घूमता है, ठीक। और मोटर में भी चुंबक रहता है, उसके बीच कॉइल घूमता है। तो सर अंतर क्या है? एक में कॉइल घुमा के करंट प्राप्त करते हैं, एक में करंट देकर कॉइल घुमाते हैं। एक में कॉइल घुमाकर करंट प्राप्त करते हैं, एक में करंट देकर के कॉइल का घूर्णन प्राप्त करते हैं। समझे बाबू? तो ये याद रखिएगा। विद्युत धारा किसी तार में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, तो तार के सीधे ऊपर बिंदु पर, तो दक्षिण से उत्तर पर। ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अब दे दिया है तो करते हैं। इधर है पूरब, पूरब की दिशा में मुंह रख दिए, इधर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और ऊपर ऐसे, तो ऊपर पूरब की ओर जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर। ऐसे देखिए, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो ऐसे जाएगा पूरब की ओर। ये सब भी पढ़ाया हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए यही 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 इसमें क्या हो रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब मोटर में विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए, सीखिए, हो सकता है आ जाए। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र है। किससे? प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र है? चेंज इन फ्लक्स से नहीं, टाइम से नहीं, नंबर ऑफ टर्न से नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, इससे स्वतंत्र। ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। अगर एन गो लूप होगा तो होगा एन डी फाई बाई डी टी। इसमें कहीं रेजिस्टेंस का चर्चा है नहीं ना, तो रेजिस्टेंस से स्वतंत्र होता। अब लास्ट 4-5 क्वेश्चन। किसके रचना में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, विद्युत मीटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर। आंसर होगा क्या? जनरेटर। उतना देर से यही सब समझाएं, ठीक है। प्रेरण कुंडली का उपयोग होता है। प्रेरण कुंडली, प्रेरण से कुंडली बना करके इससे क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जानते हैं बहुत उच्च वोल्टेज या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, ओहो, प्रेरण कुंडली का उपयोग किस चीज में होता है?
मेजर द करंट नहीं, विभवांतर एक्सरे नलियों को चलाने में। एक्सरे देखे ना, एक्सरे देखे, हड्डी वड्डी टूट जाता है तो एक्सरे सुने हैं ना नाम। उस मशीन को चलाने के लिए प्रेरण कुंडली का उपयोग होता है, क्योंकि उस मशीन में बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता। हम तो बोले ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है तो दिमाग लगा दिए। प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है हाई वोल्टेज एट हाई करंट, हाई वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट, गिव्स लो वोल्टेज एट लो। आंसर होगा बी। मतलब घर का ही करंट देंगे लेकिन वोल्टेज बहुत उत्पन्न, यानी हाई वोल्टेज एट लो करंट। एल लंबाई की चालक छड़ किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में, याद कीजिए, जल्दी बोलिए, ये वाला याद है, ये याद है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बी, लंबाई एल, तो इसका हो जाता था बी एल भी, ईएमएफ बराबर, याद आया, बी एल भी, छड़ के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बी एल भी, बी एल भी। चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये लगा करके, बी एल भी तो हो गया, ईएमएफ बराबर हो गया बी एल भी, तो करंट बराबर हो जाएगा बी एल भी बाय आर, तो आंसर हो जाएगा बी एल भी बाय आर। लूप का प्रतिरोध आर है, लूप में धारा का मान होगा बी एल भी बाय आर। एक एल लंबाई की चालक लूप किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में विवेक से कहते हैं, लूप का प्रतिरोध आर है, लूप को खींचने में आवश्यक बल, तो एफ बराबर होता था आई एल बी, आई बराबर हम लोग जानते हैं बी एल भी बाय आर, पुट किए एफ बराबर बी एल भी इंटू एल बी बाय आर, एफ बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय आर, और पावर बराबर होता है, पावर बराबर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर बराबर होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर। तो अभी अगर पूछा है बल तो बल वाला आंसर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त द एंड हो जाएगा अभी। एक एल लंबाई की चालक लूप किसी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील है, लूप का प्रतिरोध आर है, लूप को खींचने में आवश्यक शक्ति होगी बी एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाय आर। आशा करते हैं अपने समय में हमने 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया है। ये भी फील करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ फायदा भी हुआ होगा, कुछ रिवीजन भी हुआ होगा। अपना जो भी कमेंट है, अपना जो भी सजेशन है जरूर दीजिए, लेकिन दूसरे को सजेशन देने से पहले खुद को सजेशन दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, योर प्रिपरेशन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगर बताना हो तो कमेंट में बताइएगा, चैट में हम नहीं पढ़ पाएंगे, कमेंट में बताइएगा। लौट के आए एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं।